हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशंस। डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सारी वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं सारी डेफिनेशंस का थ्रू एन एग्जाम्पल। कभी आपने बाइक राइड दी होगी ऑनलाइन, ओला या उबर से, तो आपको पता नहीं होगा आप एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि आप और जो पर्सन आपको पिक कर रहा है वो एक इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सेम टर्म्स और कंडीशन पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन आपको पिक करेगा आपके लोकेशन पे और आपको छोड़ेगा जहाँ पे आप बोलोगे, और उसके बदले आप उसको पे करोगे। तो ये सेम टर्म्स हो गई, जिसके अंदर आपको पे करना है उसको, उसके बदले वो आपको सर्विसेज देगा। तो ये आप इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो ओला और उबर के साथ। अब बात कर लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी क्या क्या डेफिनेशन इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले, जब आपने फ़ोन उठाया होगा अपनी राइड बुक करने के लिए, तो आपने फाइंडर राइडर पे क्लिक किया होगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया होगा, तो वो फाइंडिंग दिखा रहा होता है, तो उतने में आपने ऑफर प्लेस किया है। तो अब आसपास के जितने भी राइडर है उनके पास ऑफर आपका चल जाएगा, जब तक कि सामने वाला बंदा उनमें से कोई भी एक एक्सेप्ट कर देगा। तो जैसे ही आपको वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक आपको फाइंडिंग दिखाता रहेगा। तो आपने जस्ट ऑफर मेड किया है, ऑफर जिस सबके पास जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट कोई एक बंदा करेगा। तो जैसे ही सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा। अब जो आप पे कर रहे हो अमाउंट उसकी सर्विसेज के बदले, वो छोड़ेगा, उसके बदले आप जो पे कर रहे हो, तो वो हमारा कंसिडरेशन कहलाएगा। और जो आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसको आप लीगली एनफोर्स करा सकते हो। मान लीजिए आप कहीं पे गिर गए या उसने राइड पूरी नहीं की, उससे पहले आपको मना कर दिया छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स करा सकते हो। मान लो आपको डैमेजेस हुए, तो उसके बदले आप रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हो कोर्ट के थ्रू। क्या एक ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है? और क्या एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है? तो आइए जानते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी एलिमेंट्स और मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो उसको अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसको आई बटन में से पहले वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये वीडियो देखे, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हो, उसको चेकआउट करना ना भूले। चलो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन है हमारी ऑफर। ऑफर या प्रपोजल सेक्शन 2 क्लोज ए में डिफाइन है व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of another person either to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ऑफर क्या होता है? जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोल रहा होता है कि वो उसके लिए कुछ काम करे या कुछ काम नहीं करे। एब्सटेन का मतलब कुछ काम ना करे उसके लिए, विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ डेट अनदर पर्सन, मतलब कि जो सामने वाले पर्सन है उसके कंसेंट लेने के व्यू से वो बोल रहा होता है कि भाई, ताकि वो सामने वाले की पर्सन की कंसेंट मिल जाए उसको कुछ काम करने के लिए या किसी काम को नहीं करने के लिए। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी काम को नहीं करने के लिए। ही इज सेड टू मेक अ वैलिड प्रपोजल, और उसको क्या बोलते हैं? एक वैलिड प्रपोजल, जहाँ पे वो सामने वाले को कुछ कंसेंट लेने के लिए कुछ प्रपोज कर रहा होता है। Offer can be positive or negative. It can be promise to do act or can also be a promise to abstain, don't do some act. Both are valid offer. ये जो मैंने आपको बता रहा था कुछ काम करने को या कुछ काम नहीं करने को, तो वो दोनों ऑफर क्या होंगे? एक वैलिड ऑफर कहलाएंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को ऑफर कर रहा है कुछ, कि भाई मैं साइकिल दूंगा तेरे को 10,000 में। तो ये क्या होता है कि ऑफर मेक कर रहा है वो बी पर्सन को, एक स्पेसिफाइड पर्सन को ऑफर कर रहा है कि भाई मैं तेरे को साइकिल दे दूंगा 10,000 में। तो ये हुआ ऑफर। अभी उसने बी ने बोला नहीं है कि भाई मैं एक्स, कि भाई मेरे को चाहिए साइकिल, की मेरे को नीड है या नहीं है। अभी बी को जस्ट ए ने बोला है कि भाई मेरी साइकिल तेरे को चाहिए तो 10,000 में मैं तेरे को दे दूंगा। तो ये हुआ एक वैलिड ऑफर कि भाई हाँ, मैंने बी ने अभी तक कुछ इसमें कुछ नहीं बोला है, हाँ ना कुछ भी नहीं बोला। उसने बोल ए ने जस्ट उसको कन्वे किया है मैसेज कि भाई हाँ, मैं अपनी साइकिल 10,000 में आपको सेल कर सकता हूँ। अब एक्सेप्टेंस क्या होगा? एक्सेप्टेंस सेक्शन 2 क्लोज बी में डिफाइन है व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड। यहाँ पे बी को प्रपोजल मेड हुआ है, ए के द्वारा बी को प्रपोजल मेड हुआ है।
सिग्निफाइंग हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। अब जब मैंने ए ने बी को बोला कि भाई मैं अपनी साइकिल 10,000 में तेरे को दूंगा, तो बी ने जब बोल दिया कि हाँ मेरे को चाहिए साइकिल, मेरे को नीड है साइकिल की, और वो भी एक्सेप्ट करता है वो ऑफर कि हाँ ओके मैं 10,000 तेरे को पे कर दूंगा, तो वो हो जाएगा एक वैलिड एक्सेप्टेंस। अब बात कर लेते हैं प्रॉमिस की। प्रॉमिस डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज बी में। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। इन सिंपल वर्ड, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम अ प्रॉमिस। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल मेड किया था, अपने पिछले वाले में पढ़ा था, जब ए ने प्रपोज किया था बी को कि भाई मेरी साइकिल 10,000 में ले ले, तो वो प्रपोजल हुआ। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस हो गया उसके सामने, बी ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मेरे को चाहिए, नीड है मेरे को, तो वो वैलिड प्रॉमिस मिल जाएगा अपना। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। जैसे ही उस सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो उसी टाइम वो बन गया एक प्रॉमिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज सी में। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। जो प्रपोजल मेक कर रहा है, जहाँ पे जो पिछला एग्जाम्पल था अपना, उसमें जो ए पर्सन था जो प्रपोजल दे रहा था बी को, तो वो होगा हमारा प्रोमिसर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। और जो बी पर्सन है अपना, वो उसने प्रोमिस एक्सेप्ट किया है, जो प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, तो वो हमारा होएगा प्रोमिसी। अब बात कर लेते हैं कंसीडरेशन। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज डी में। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग or promise to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. ये सारे एक्ट जो कि प्रोमिसी कर रहा है या नहीं कर रहा, किसके लिए? प्रोमिसर के लिए। किसके बेसिस पे? उन दोनों के बीच में जो प्रॉमिस हुआ था उसके बेसिस पे जो वो कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो वो कुछ भी चार्ज कर रहा है उसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन। Consideration is something which is of value in the eye of law. An agreement made without consideration is void. Consideration क्या है? जो कि promise ही चार्ज कर रहा है उसके promise के लिए, और जो promise के लिए उसने जो चार्ज किया है, जो वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। और जो एग्रीमेंट होते हैं जिनके ऊपर कंसिडरेशन उसने चार्ज नहीं किया है, तो वो void एग्रीमेंट कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लोज ई में। एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इन शॉर्ट, एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। एग्रीमेंट क्या है? जो भी प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस जिसके लिए वो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है प्रोमिसी, तो उसको बोलते हैं हम एग्रीमेंट। मेनली एग्रीमेंट में 3 एलिमेंट है, ऑफर और एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज एच में। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल है लॉ के द्वारा, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज जी में। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ इज वॉइड। अब हमने इसको वॉइड एग्रीमेंट क्यों बोला? क्योंकि वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाते तो वो क्या बन जाते? कॉन्ट्रैक्ट बन जाते। इसलिए हमने इसको क्या बोला? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज आई में। एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ पार्टीज देयर टू द एग्रीव्ड पार्टी, एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। वॉइडेबल का मतलब क्या है कि दोनों में से एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स भी करा सकती है और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी डिक्लेयर करा सकती है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को हम पिछले एग्जांपल से समझते हैं, जहाँ पे जो ए पर्सन था वो बी पर्सन को साइकिल दे रहा था अपनी 10,000 में, और मान लीजिए उसने कंडीशन ऐड की थी कि भाई जो साइकिल है वो बिल्कुल न्यू ब्रांडेड है, इसलिए वो 10,000 चार्ज कर रहा है। और जैसे ही साइकिल बी के पास जाती है तो उसको पता चलता है कि भाई साइकिल तो न्यू नहीं है, ये यूज साइकिल है। तो बी क्या कर सकता है? बी इस केस में, अगर ये यूज साइकिल है तो इस केस में वो क्या कर सकता है? कोर्ट के पास जा सकता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है कि भाई इसने तो बोला था, ए ने बोला था कि भाई साइकिल बिल्कुल न्यू आएगी,
10,000 की वो चार्ज कर रहा है साइकिल के लिए, तो वो न्यू साइकिल देने के लिए बोला था, लेकिन इसने यूज साइकिल दी है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। कोर्ट के पास जाके वो वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। अगर वो चाहता है कि बी इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ना डिक्लेयर कराए, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है। वो एक से बोल सकता है, भाई मेरे को ये साइकिल में ये यूज साइकिल है, तो इसके बेसिस पे मैं इस साइकिल के लिए आपको 8,000 पे करूँगा। अगर ए मान जाता है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हमने इसको वॉइडेबल क्यों बोला? वॉइडेबल इसलिए बोला क्योंकि ये बी के ऊपर डिपेंड है पूरा, कि भाई वो इसको चाहे इस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो उसको वॉइड भी डिक्लेयर करा सकता है कोर्ट के पास जाके। अगर ना चाहे तो ये एक से एक के पास आके ही उसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है। अब समझते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को हम सेम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें ए पर्सन है, मान लीजिए चाइना का है, और बी पर्सन मान लीजिए इंडिया का है। तो जो ए पर्सन है उसने मान लीजिए अभी तक साइकिल उसको डिलीवर नहीं की है, तो इन दैट बीनी इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाता है। और वॉर होते ही जो चाइना है वो क्या हो जाएगा, एक एनिमी नेशन हो जाएगा। तो एनिमी नेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ए एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब तो वो वैलिड था, लेकिन जैसे ही कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे अराइज हुए कि उनके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में वो वॉइड हो गया, तो उसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू गाइस।